स्वागत है आपका मुनाफे की मंडी में। मैं हूं आपके साथ तृप्ति उपाध्याय और यहां पर अगले आधे घंटे में कमोडिटी बाजार का पूरा अपडेट हम आपको देने वाले हैं। सोने और चांदी की चाल कैसी लग रही है, कच्चे तेल में इन लेवल्स पर क्या रणनीति बनाना चाहिए और बेस मेटल्स में आज आपको क्या पिक करना है, ये भी हमारे कमोडिटी एक्सपर्ट्स आपको बताएंगे। और आज शो में हमारे साथ है आर मनी के तरुण सत्संगी, मेरे एसेट शेयर खान के अनुज चौधरी और एमिरेट्स इन्वेस्टमेंट बैंक के धर्मेश भाटिया। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे पहले हम आज सोने चांदी के साथ ही शुरुआत करेंगे। देखिए, आज सोने की बात करें तो सीमित दायरे में यहाँ पर कारोबार होता हुआ नजर आ रहा है। कॉमेक्स पर भाव $5,200 के करीब है। एमसीएक्स पर देखें 1,60,000 के पास यहाँ पर भाव पहुँचते हुए नजर आ रहे हैं। गोल्ड स्पॉट 5,188 के लेवल के करीब ट्रेड कर रहा है। कल एक बड़ा फैक्टर्स था यूएस और ईरान के बीच तीसरे राउंड की बातचीत कल हमें जेनेवा में देखने को मिली, लेकिन कोई कॉन्क्रीट आउटकम वहां से निकल कर नहीं आया और अब आगे के लिए बातचीत टल गई है। हालांकि कहा जा रहा है कि काफ़ी इंटेंस और लंबी बातचीत दोनों देशों के बीच में हुई, लेकिन इन्वेस्टर जिस आउटकम के लिए वेट कर रहे थे वो यहाँ पर निकल कर नहीं आया है। और अब यहाँ पर हम देखेंगे कि वियना में अगले चौथे राउंड की बातचीत होने वाली है। इसके अलावा भी काफ़ी सारे फैक्टर्स है और आगे दरों में जो कटौती है, हमने देखा कि पिछले 2 वीक से जो यूएस के इकोनॉमिक डेटा आए हैं वहां पर मिले जुले रुझान देखने को मिले, जिसकी वजह से कटौती को लेकर अनिश्चितता यहां पर अभी भी बरकरार है। फेड के जो मिनट्स आए थे वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट थे, वहां पर भी जो रुझान था वो बटा चुटा ही दिख रहा था कि आगे जाकर जो रेट कट है वो जून में दिखेगा या नहीं, या फिर सितंबर में अगला रेट कट देखने को मिले। तो काफ़ी सारे फैक्टर्स है जिन्हें फिलहाल कमोडिटी बाजार देखकर चल रहा है। सबसे पहले सोने पर ही राय ले लेते हैं। और तरुण जी, आपको क्या लगता है सोने में इन लेवल्स पर क्या करना चाहिए? काफ़ी दिनों से हम देख रहे हैं कि एक थोड़ा सा उछाल या एक छोटा मोटा करेक्शन ही सोने में देखने को मिल रहा है। इसके अलावा रेंज बाउंड दायरे में ही कारोबार कर रहा है। हालांकि सिल्वर के मुकाबले थोड़ा सा यहाँ पर स्ट्रॉन्ग या थोड़ी सी स्टेबिलिटी कह सकते हैं। इन लेवल्स पर सोने में क्या सलाह होगी? हाय, गुड मॉर्निंग। वेल देखिए, अल्टीमेटली मार्केट के अंदर अभी भी सेफ हेवन प्रीमिया गोल्ड के अंदर इंटैक्ट है। हमने देखा कि मंडे को 5250 का 5080 का लो लगाया, ट्यूसडे को 5250 का हाई। सिंस देन मार्केट इसी दायरे के अंदर मूव कर रहा है। अभी भी क्लैरिटी है, जब तक 5080 के नीचे कॉमेक्स स्पॉट नहीं जाएगा, आई थिंक डिप शुड बी बॉट। हाँ, मार्केट 5220 के आसपास रेजिस्टेंस फेस कर रहा है, उसके ऊपर चल नहीं पा रहा है। बट लेकिन ऐसी पॉसिबिलिटी है 5080 नहीं काटेगा तो 5250 काट के मार्केट में फर्दर तेजी देखने को मिल सकती है टुवर्ड्स 5350। देखिए, अल्टीमेटली कल फिर से मीटिंग हुई। मीडिएटर ओमान ने बोला एग्जैक्टली कि प्रोग्रेस बहुत अच्छा हुआ है। ईरान के अगारची का कहना था, फॉरेन मिनिस्टर, एग्जैक्टली काफी अच्छी प्रोग्रेस है। साइमल्टेनियसली उन्होंने मुद्दे सैंक्शन हटाने के और न्यूक्लियर के ऊपर काफी हद तक सहमति जताई है। बट ऐसा कुछ कंफर्मेशन यूएस के डिप्लोमेट्स की तरफ से नहीं आया है। अभी मंडे को मीटिंग फिर से होगी। ये जो राजनीतिक और डिप्लोमेटिक जो इश्यूज होते हैं ओवरनाइट, उन पर समझौते टिपिकली होते नहीं है। यही कारण है रिस्क प्रीमियम मार्केट के अंदर बना हुआ है। डॉलर इंडेक्स कंसिस्टेंटली टूट रहा है, बॉन्ड यील्ड के अंदर भी गिरावट देखिए। ऑल दीज फैक्टर्स आर सपोर्टिंग द गोल्ड प्राइसेस। अब मंडे को सहमति होगी नहीं होगी, ये एग्जैक्टली टाइम बताएगा। वियना के अंदर मीटिंग है, लेकिन जो की मुद्दे हैं, यूरेनियम एनरिचमेंट प्रोग्राम एंड अल्टीमेटली जो यूरेनियम का स्टॉक है ईरान के पास, एग्जैक्टली कैसे उसको डिस्पोज ऑफ करेंगे, इन मुद्दों पर अभी तक कोई सहमति दोनों तरफ से नहीं आई है, या इन मुद्दों पर दोनों तरफ से कोई भी वार्तालाप नहीं हुआ है, जो कि एक बहुत अहम मुद्दा है। अल्टीमेटली आई थिंक जिस तरीके से मार्केट में अभी भी बहुत ज्यादा कॉशियस अप्रोच रखना चाहिए। आई थिंक समझौता नहीं होता है तो अल्टीमेटली वॉर के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। होगा तो मिडिल ईस्ट की टेंशन गहराएगी। इंडियन मार्केट की भी बात करते हैं, 1,58,000 काफी अच्छा सपोर्ट बना हुआ है। जब तक ये नहीं काटेगा गोल्ड के अंदर शॉर्ट टर्म में भी गिरावट देखने को नहीं मिलेगी। दो रेंज में 1,58,000 से 1,61,800 के, द मोमेंट 1,61,800 के ऊपर चलेगा, 1,65,000 या इससे भी ऊपर के स्तर देखे जा सकते हैं। जी ठीक है, तो थोड़ा सा कॉशियस अप्रोच यहाँ पर आप लेकर चले। 1,58,000 का यहाँ पर इम्पॉर्टेंट एंड क्रूशियल लेवल है। 1,61,000 यहाँ पर ऊपर में इम्पॉर्टेंट है और 1,65,000 तक के लेवल्स भी आपको आने वाले दिनों में दिख सकते हैं। धर्मेश जी, आप तो हमारे साथ दुबई से जुड़े हुए हैं और
किस तरह की स्थिति अब आपको लग रही है, जिस तरह के आउटकम्स यहाँ पर कुछ भी निकल कर नहीं आ रहे हैं, निवेशक लगातार यहाँ पर इंतजार कर रहे हैं क्योंकि सीमित दायरे में कारोबार होता हुआ दिख रहा है। चाइना के बाजारों में एक लंबी छुट्टी के बाद फिर से बाजार खुले हैं और देखिए सेफ हेवन की डिमांड जो है वो यहाँ पर लगातार बरकरार है। चांदी की बात करें तो इंडस्ट्रियल डिमांड मजबूत नजर आ रही है। यूएस और ईरान के बीच जो एक क्रक्स है वो न्यूक्लियर डील को लेकर है कि उस पर सहमति अब तक नहीं बनती हुई नजर आ रही है। क्या लगता है आपको, क्या अब यहाँ पर ट्रंप साहब वेट करेंगे कि जो चौथे राउंड की बातचीत होती वहां से कुछ निकल कर आए, या फिर थोड़ा सा ये जो दिन रहेंगे काफी क्रूशियल रहेंगे, कुछ भी दोनों देशों के बीच कोई मिलिट्री एक्शन भी हो सकता है कि देखने को मिल जाए? क्योंकि जो पिछला हमारा एक्सपीरियंस रहा है वहां पर हमने देखा है कई बार ऐसे जो एक्शंस है वो आमतौर पर देखने को मिल जाते हैं। आपको क्या लग रहा है और इस वक्त क्या करना चाहिए सोने में? देखिए, इनफैक्ट तरुण ने काफी अच्छे से समझा दिया है। इनफैक्ट मैं चाहता हूँ कि इसमें थोड़ी और पुष्टि कर सकता हूँ, मैं ऐड कर सकता हूँ जो पॉइंटर है। देखिए, जो भी समझौता है वो प्रोलॉन्ग होगा, कोई भी समझौता नहीं करेगा, क्योंकि ये अभी क्या होता है कि ईगो आ जाता है पिक्चर में। तो यहाँ पे दोनों तरफ से अब देखिए, तीसरी हो गई, चौथी हो गई, पांचवी हो गई, जब तक कोई दूसरा डेवलपिंग नेशन नहीं उतरेगा और समझौता नहीं करना चाहेगा, तब तक ये जुगलबंदी चलती रहेगी और प्राइस में वॉलेटिलिटी आती रहेगी। जितनी ज्यादा वॉलेटिलिटी उतना हमारा प्राइस में दोनों साइड की वॉलेटिलिटी देखेगी। जो फोमो इफेक्ट था, अगर आप 2025 में जो फोमो देख रहे थे गोल्ड और सिल्वर में, वो अभी थोड़ा थमसा गया है। बट अगर आप देखिए, सेफ हेवन बाइंग अभी भी चल रहा है। प्राइस कंटिन्यूसली 1,50,000 के ऊपर सोना और 2 लाख के ऊपर चांदी कंटिन्यूसली टिकी हुई है। बट फंडामेंटली देखिए तो अभी भी इसमें ऊपर जाने की क्षमता काफी हाई है। दो कारण है, एक तो अगर जियोपॉलिटिकल टेंशन बढ़ता है तो यहाँ पे सेफ हेवन बाइंग होगी। दूसरी, डॉलर में कमजोरी आने की चांसेस काफी हाई है, क्योंकि जब भी वॉर होता है तो वीकनेस आपको उसकी करेंसी में देखने मिलेंगे। तो ऑलरेडी अब देखिए, डॉलर इंडेक्स 100 के नीचे कंटिन्यूस ट्रेड कर रहा है। तो ये दोनों इफेक्ट स्पेशली गोल्ड और जो बेस मेटल्स है, प्रेशियस मेटल्स को ज्यादा सपोर्ट करेंगे। दूसरी बात, रेट कट्स। देखिए, अगर आप इंटरेस्ट रेट कट की बात चल रही है और 2026 2027 के जो रेट्स है वो ऑलरेडी शार्पली डिक्लाइन हो चुके हैं लास्ट वीक। तो मेरे हिसाब से ये ऑलरेडी फैक्टर इन है कि रेट्स काफी शार्पली करेक्ट होंगे 2027 तक। तो इस कारणवश आप देखिए, सोने और चांदी में आपको छोटी अवधि में ये हफ्ते में एक अच्छी तेजी देखने मिली थी। ये फ्राइडे को हुआ था, शुक्रवार को, पिछले शुक्रवार को। तो सोमवार से लेकर अगर आप देखें तो 3 से 5% की तेजी आपको प्राइस में ऑलरेडी फैक्टरिंग हो चुकी है। तो ये फंडामेंटली कारण है जो प्राइस को सपोर्ट कर रहा है। मेरे हिसाब से तेजी बरकरार रहेगी। सोने और चांदी में मैं अगर चाहूँ तो चांदी को ज्यादा प्रेफरेंस दूंगा, क्योंकि अगर आप देखें तो चांदी भी गरीबों का सोना हो चुका है, काफी सस्ती है, $100 की इर्द गिर्द घूम रही है, जबकि सोना $5,000 के ऊपर चल रहा है। तो फंडामेंटली देखें तो प्राइस में काफी हाई डिफरेंसेस है। दूसरी, अगर इंटरेस्ट रेट कट होता है तो ज्यादा करके इंडस्ट्रियल को ये फायदे का सौदा होगा, क्योंकि आपको कॉस्ट ऑफ बोरोइंग सस्ती होगी। तो आप वो पैसा बैंक से उठा के, मार्केट से उठा के आप अपने निवेश कर सकते हैं बिजनेस में, और बिजनेस बूम हो सकता है। तो अगर आप देखिए, इस कारणवश आप बेस मेटल काउंटर देखें तो काफी आग लगी हुई है प्राइस में, और प्राइस काफी ऊपरी स्तरों पर ट्रेड हो रहा है। तो चांदी इसे 50% बुलियन, 50% बेस मेटल कैटेगरी में होती है। तो मेरी 2026 में भी टॉप पिक चांदी रहेगी। मुझे लगता है कि चांदी में यहाँ से डाउनसाइड रिस्क काफी लिमिटेड है। जब तक $50 के ऊपर कंटिन्यूसली टिका हुआ है प्राइस, मार्केट $15-20 की फ्लक्चुएशन डेफिनेटली देगा। बट $100 का आप वेट करें, मुझे लगता है कि $100 जल्दी आपको देखने मिल सकता है। डोमेस्टिक मार्केट में अराउंड 2,80,000 के स्तर आपको शीघ्र ही देखने मिलेंगे। जिस दिन $100 का लेवल ब्रेक करेगा, आपको यहाँ से एटलीस्ट 10 से 15% की तेजी फिर से देखने मिल सकती है। तो ये एक कमोडिटी है जो मैं रेकमेंड करूंगा कि डिप पे बाय करें। ठीक है, यहाँ पर काफ़ी सारे फैक्टर्स भी आपने बताया है। डॉलर में वीकनेस आ सकती है, सेफ हेवन की डिमांड बढ़ेगी, रेट कट को लेकर जो उम्मीदें हैं वो बताई है, लेकिन आप यहाँ पर सिल्वर पर ज़्यादा बुलिश है और आने वाले दिनों में भी अच्छे लेवल्स यहाँ पर दिखा सकता है। जब तक यहाँ पर देखिए $100 के ऊपर भी आने वाले दिनों में लेवल्स जा सकते हैं। 2,80,000 का एक सपोर्ट यहाँ पर घरेलू बाजार में चांदी के लिए, और बाय ऑन डिप्स की रणनीति आप बनाकर चलिए, जो कि जो बात कर रहे हैं धर्मेश जी, वहाँ पर उन्होंने बताया है कि इसके चार्ट्स और इसके फंडामेंटल्स काफ़ी मजबूत है। गरीबों का सोना बन चुकी है अब चांदी। आगे बढ़ेंगे और अनुज जी से भी समझेंगे सोने और चांदी पर उनकी क्या राय है, इन लेवल्स पर उनकी क्या सलाह होगी। जी अनुज जी बताएं। जी नमस्ते। हमने देखा कि अभी जो लास्ट कुछ दिनों में जो जियोपॉलिटिकल टेंशन है उसको इससे गोल्ड और सिल्वर दोनों के अंदर में रिस्क अभी भी बरकरार है। कल भी जो नेगोशिएशंस हुए थे उसका कुछ निष्कर्ष निकला नहीं है, एंड अभी एक्सपेक्टेड है कि शायद सोमवार को वापस जो डिप्लोमेट्स है वो वापस मिल सकते हैं। तो अभी भी जो रिस्क प्रीमियम है वो होल्ड ऑन कर रहा है। कल में हमने देखा था जब टॉक्स चालू हुई तो एक बार गोल्ड और सिल्वर दोनों के अंदर थोड़ा सेलिंग प्रेशर आया था, लेकिन जैसे ही जब यूएस की जो डिमांड की लिस्ट आई
कि मीडिया के अंदर में कि जो भी डिमांड है तो जैसे ही कोई आउटकम नहीं आया वापस हमने देखा कि गोल्ड सिल्वर वापस बाउंस बैक किए हैं। कल ऑलमोस्ट 2% नीचे था, 3% नीचे थे गोल्ड और सिल्वर। आज वापस एक बाउंस बैक है। सिल्वर ऑलमोस्ट 2.5 से 2.25% ऊपर है। गोल्ड भी ऑलमोस्ट 0.5% ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो ट्रेंड इंटैक्ट है। अगर कुछ भी निष्कर्ष अगर निकलता है, अगर मंडे को या फिर बाद में और भी कोई डिप्लोमैट्स जो दूसरे कंट्रीज है, अगर वो इन्वॉल्व होते हैं और अगर कुछ भी आउटकम आता है तो हम सेलिंग प्रेशर देख सकते हैं। अगर एक यूएस ओवर द वीकेंड हमने देखा है कि बीच में जो भी ग्रीनलैंड का भी जो इश्यू हुआ था वो ओवर द वीकेंड हुआ था। और एक और जो भी अगर यूएस अगर एक लिमिटेड अटैक करता है तो हम देख सकते हैं कि गोल्ड और सिल्वर वापस एक मंडे को एक पॉजिटिव नोट पे ट्रेड कर सकते हैं। अगर रिकमेंडेशंस की बात करेंगे तो एक गोल्ड में बाय करके चल सकते हैं। अप्रैल कॉन्ट्रैक्ट है 1,60,000 के लेवल के आसपास आए नीचे में तो बाय करके चलना चाहिए। स्टॉप लॉस रहेगा आपका 1,58,000 के नीचे में और टारगेट रहेंगे ऊपर में 1,63,000। और सिल्वर की बात करेंगे तो अब मे कॉन्ट्रैक्ट में बाय करके चल सकते हैं 2,65,000 के आसपास में। का स्टॉप लॉस रहेगा 2,62,000 के नीचे में और टारगेट रहेंगे 2,70,000 के। यहाँ पर आपको अप्रैल कॉन्ट्रैक्ट गोल्ड में बाय करके चलना है। बाय ऑन डिप्स की रणनीति रहेगी। 1,60,000 के लेवल पे आप बाय करिए। 1,58,000 का एक स्टॉप लॉस लगाइए। टारगेट यहाँ पर 1,63,000 तक के आते हुए नजर आएंगे। तरुण जी से हमने सिल्वर पर राय नहीं ली थी। तरुण जी, आपको क्या लगता है, आप सहमत है धर्मेश जी से, आने वाले दिनों में $100 के ऊपर चांदी फिर से जाती हुई नजर आएगी और जो मोमेंटम है और जो फंडामेंटल्स है वो चांदी के अभी भी मजबूत बने हुए हैं? और देखिए, एक रिपोर्ट भी हमने यहाँ पर देखी थी जिसमें बोफा बैंक ऑफ अमेरिका ने भी अनुमान लगाया था कि चांदी फिर से $100 के पार जाएगी, क्योंकि इंडस्ट्रियल डिमांड भी यहाँ पर काफी मजबूत है। आपकी क्या सलाह होगी चांदी को लेकर? या जैसा कि धर्मेश ने कहा, मैं भी इत्तेफाक रखता हूं कि एग्जैक्टली सिल्वर ज्यादा परफॉर्म करेगी कंपेयर टू गोल्ड। एग्जैक्टली लास्ट 6 साल से सिल्वर मार्केट डेफिसिट में है। लास्ट ईयर भी हमने डेफिसिट देखा था, अराउंड 180 मिलियन ऑन्सेस का था। एंड इस साल का अनुमान है ये डेफिसिट बढ़ के 250 से 300 मिलियन ऑन्सेस का हो सकता है। 300 होता है तो इट मीन्स अराउंड 1/3 ऑफ द टोटल प्रोडक्शन। साइमल्टेनियसली इन्वेंट्री काफी कम है यूएस के अंदर एंड काफी रश है पेपर के वर्सेस लोग फिजिकल डिलीवरी की डिमांड कर रहे हैं। साइमल्टेनियसली जैसा कि धर्मेश ने बोला कि रेट कट स्टोरी विल रिमेन इंटैक्ट। इंडिया के अंदर हम वो माफ कीजिएगा यूएस के अंदर हम देखेंगे लेटर हाफ ऑफ दिस ईयर के अंदर 2 से 3 रेट कट हो सकते हैं। और जिस तरीके से अभी Q4 के यूएस के जीडीपी नंबर्स आए हैं विच इज रिफ्लेक्टिंग कि यूएस की इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी नहीं है। दो इन्फ्लेशन एलिवेटेड लेवल पर है बट अनएम्प्लॉयमेंट रेट अभी भी हाई पर है। साइमल्टेनियसली सॉफ्ट लेबर मार्केट कंडीशन है। ऑल टुगेदर industrial demand likely to remain very robust, especially from solar, AI and data center simultaneously। मार्केट में ETF की स्ट्रॉन्ग बाइंग है एंड गोल्ड में जिस तरीके से बाइंग रश दिख रहा है सेंट्रल बैंक का। सो दीज आर द फैक्टर्स सपोर्टिंग कि सिल्वर इज लाइकली टू रिमेन प्रेफर्ड कमोडिटी एज कंपेयर टू द गोल्ड। एंड वी आर ऑल्सो लाइक फीलिंग की शॉर्ट टर्म में तो देखिए अल्टीमेटली $100 आ ही सकता है। हमने जैन के फर्स्ट वीक में आप ही के चैनल पर बोला था बाय द ईयर एंड, और हम प्रॉब्ली हो सकता है 150 से $200 आते हुए देखें। सो अल्टीमेटली मे बी ईयर एंड तक 150 से $200 ना भी आए, लेकिन ये श्योर है कि सेकंड और फर्स्ट हाफ ऑफ नेक्स्ट ईयर में भी देखने को मिले। लेकिन हाँ, सिल्वर एक ऐसी कमोडिटी है जिसमें वन शुड हैव अ पोजीशन इन द पोर्टफोलियो एंड इट इज लाइकली टू आउट परफॉर्म अदर एसेट क्लासेस लाइक लास्ट ईयर, दिस ईयर एज वेल एंड इन द डेज टू कम। अभी जो डिमांड का स्टोरी है वो शॉर्ट टर्म का डिमांड का स्टोरी नहीं है। दैट थीम is likely to remain intact for couple of years to decades time। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल तरुण जी, और आपने जिस तरह से बोला काफ़ी बुलिश नज़रिया आपका लग रहा है कि आप तो 150 से $200 तक के लेवल्स भी आप ईयर एंड तक एक्सपेक्ट कर सकते कि हो सकता है आने वाले दिनों में हमें देखने को मिले, जिस तरह की मजबूत इंडस्ट्रियल डिमांड है और जो सिल्वर डेफिसिट यहाँ पर कई सालों से बना हुआ था। तो काफ़ी अच्छे फंडामेंटल्स आपने भी बताए हैं और काफ़ी बुलिश नज़रिया यहाँ पर तरुण जी का सिल्वर को लेकर। चलिए, इसी के साथ फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे और हमारे एक्सपर्ट से कच्चे तेल और बेस मेटल्स पर भी राय लेंगे।
वेलकम बैक। मुनाफे की मंडी देख रहे हैं आप, जहां पर कमोडिटी बाजार का अपडेट लगातार जारी है। ब्रेक पे जाने से पहले सोने और चांदी पर हमने बात की, लेकिन चलिए अब रुक कर लेते हैं कच्चे तेल का। जिस तरह से यूएस और ईरान के बीच बातचीत चल रही है, जो सबसे हाईलाइटेड कमोडिटी रहती है, जिस पर सबकी निगाहें रहती है, वो रहता है कच्चा तेल। क्योंकि जब भी मिडिल ईस्ट में कुछ होता है, यहाँ पर सीधे तौर पर इम्पैक्ट कच्चे तेल की कीमतों पर आता है। कल की बातचीत हुई, कोई आउटकम यहाँ पर निकल कर नहीं आया, तो देखिए फिर से सीमित दायरे में कह सकते हैं। और आज गिरावट के साथ करीब 1.25% की गिरावट 5,978 के लेवल पर एमसीएक्स में कच्चे तेल में कारोबार हो रहा है। वहीं हम इंटरनेशनल बाजार की बात करें तो ब्रेंट क्रूड यहाँ पर $71 की तरफ कारोबार करता हुआ, साथ ही WTI क्रूड की बात करें तो यहाँ से 65 से $65.5 के ही एक रेंज बाउंड दायरे में ही कुछ दिनों से कारोबार होता हुआ देख रहे हैं। 69 से 72 के बीच में हमने कच्चे तेल को कुछ दिनों में देखा है। वहीं एमसीएक्स पर भी कोई ज़्यादा बड़े मूव्स यहाँ पर नहीं आए हैं। सबसे पहले जो है हम राय लेंगे धर्मेश जी से। धर्मेश जी, जो सबसे हाईलाइटेड कमोडिटी आ जाती है वो कच्चा तेल होता है, और आप लगातार हमारे साथ भी बातचीत में बता रहे हैं कि इस साल कच्चा तेल अच्छे रिटर्न्स बनाकर देगा। काफ़ी बुलिश नज़रिया आपने दिया है। इन लेवल्स पर क्या करना चाहिए? क्योंकि देखिए पूरी तौर पर यहाँ पे जो बातचीत पर है, निवेशकों की नज़रें रहती है, लेकिन अभी तक कुछ निकल कर नहीं आ रहा है। इस टाइम निवेशकों को यहाँ पर खरीद के रख लेना चाहिए, या फिर एक कॉन्क्रीट बातचीत होने दे, पूरी तरह से वहाँ पे डिसीजन आने दे, उसके बाद ही कोई बड़ी रणनीति यहाँ पर कच्चे तेल में बनाना चाहिए? देखिए, कच्चे तेल की बात करें तो 2024-25 काफी सुस्ती का ट्रेड था। कंटिन्यूसली प्राइस $60 के इर्द गिर्द ट्रेड हो रहा था और 5,000 रुपए इंडियन मार्केट्स में। वहां से अगर आप देखिए तो 2026 के ही शुरुआत में प्राइस ने काफी अच्छी तेजी दिखाई और 1,000 रुपए की तेजी आपको ऑलरेडी देखने मिल चुकी है। अगर आप जो वार्तालाप चल रही है इसमें अगर जारी रहेगा तो प्राइस ऊपर रहेगा। अगर इसकी जो सोल्यूशन आएगी, अगर समझो सोल्यूशन पॉजिटिव आई कि भैया यहाँ पे कुछ हो नहीं रहा है, लाइक देयर इज नो फर्दर डिस्कशन कि यहाँ से भी कुछ नहीं होगा, तो प्राइस में आपको शार्प गिरावट देखने मिल सकती है। बट ये अच्छा मौका रहेगा फिर से बाय करने का, क्योंकि देखो मैं गल्फ में हूँ, यहाँ का जो लाइफ लाइन है, जो ब्लड है, वो कच्चा तेल है। अगर कच्चा तेल स्टेबल होता है, अगर $70 के इर्द गिर्द घूमता है, तो डेवलपिंग और अंडर डेवलपिंग, प्रोड्यूसिंग और नॉन प्रोड्यूसिंग, ये सारे देश के लिए एक फायदे का सौदा रहेगा। बट अगर फ्लक्चुएशन आते हैं, $100 के ऊपर चले जाता है, तो जो अंडर डेवलपिंग कंट्री है, जो डेवलपिंग कंट्री है, लाइक स्पेशली इंडिया, चाइना, ब्रिक्स कंट्री है, इनको काफी बड़ा धक्का मिल सकता है, क्योंकि इनकी कॉस्ट ऑफ बोरोइंग बढ़ जाएगी। अगर आप इंडिया की बात करें तो इंडिया की जो ट्रेड डेफिसिट में जो मेजर योगदान है वो कच्चा तेल का है। और अगर कच्चा तेल फ्लक्चुएट होता है तो रुपए में आपको कमजोरी देखने मिल सकती है, क्योंकि इंपोर्ट हम आयात करते हैं और आयात में हमको डॉलर देना पड़ता है। तो ये आखिर जो जियोपॉलिटिकल टेंशन है, ये तेल के ऊपर टिकी हुई है। और मुझे लगता है कि इवन यूएस इज अ प्रोड्यूसर, यूएस भी चाहेगा कि प्राइस ऊपरी स्तरों पर टिका रहे। तो अगर प्राइस स्टेबल रहेगा तो काफी अच्छा। ठीक है, यहाँ पर धर्मेश जी का कहना है कि काफ़ी सारे फैक्टर्स है। अगर प्राइस यहाँ पर स्टेबिलिटी रहती है तो वो डेवलपिंग, अंडर डेवलपिंग कंट्रीज़ के लिए काफ़ी अच्छी बात है। नेगेटिव आउटकम निकल कर आता है और बड़ा उछाल देखने को मिला तो हमारे लिए भी यहाँ पर मुश्किलें बढ़ सकती है, क्योंकि हमें डॉलर में हम इंपोर्ट करते हैं कच्चा तेल, जिसके चलते अब देखिए रुपए में तो लगातार यहाँ पर हमें गिरावट ही देख रहे हैं। तो काफ़ी सारे फैक्टर्स यहाँ पर कच्चे तेल में हैं, और आने वाले दिनों में भी यहाँ पर अच्छी रैली ही एक्सपेक्ट कर रहे हैं। इस गिरावट को आप अपॉर्चुनिटी के तौर पर देखें। अनुज जी, कच्चे तेल में आपकी क्या रणनीति होगी, और आने वाले दिनों में अगले 1 से 2 हफ्ते निवेशकों को क्या करना चाहिए? जी, कल भी हमने देखा कि जो यूएस ईरान के जो नेगोशिएशंस थे उसके अंदर में कोई निष्कर्ष निकला नहीं है। कल क्रूड ऑयल काफ़ी नीचे था, ऑलमोस्ट 2% नीचे था, और जब कोई आउटकम नहीं आया और जो यूएस की डिमांड लिस्ट आई तो वापस हमने देखा कि क्रूड ऑयल प्राइसेस बाउंस बैक किए। ये वीक एक रेंज बाउंड ट्रेड कर रहा है, ऑलमोस्ट एक 64 से $66 के रेंज के अंदर में एक सीमित दायरे के अंदर ट्रेड कर रहा है। मार्केट्स आर वेटिंग कि क्या डिसीजन आएगा। कुछ भी अगर कुछ भी पॉजिटिव आउटकम आता है वो क्रूड ऑयल के नेगेटिव हो सकता है। अगर कुछ भी एडवर्स अगर कुछ भी आता है, और अगर कुछ यूएस अगर ईरान के ऊपर में कुछ भी अटैक करता है, तो हम देख सकते हैं कि यहाँ से प्राइसेस एक फ्लेयर अप कर सकते हैं। अगर यूएस ईरान के ऊपर अटैक करता है और रिटेलिएशन के अंदर में अगर ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद करता है या उसके ऊपर में कुछ एक्शन लेता है वहाँ पे, तो हम देख सकते हैं कि बाद में बाकी ग्लोबल कमोडिटी प्राइसेस एज वेल एज क्रूड ऑयल के अंदर में एक शार्प अपसाइड मूवमेंट मिल सकता है। अगर अपार्ट फ्रॉम अगर यूएस ईरान की बात करेंगे तो जो परसों जो क्रूड ऑयल इन्वेंटरी डेटा आई थी वो काफी बढ़ के आई थी।
वजह से भी हमने देखा है कि क्रूड ऑयल प्राइसेस काफ़ी प्रेशर के अंदर में है। एक सीमित दायरे के अंदर में 64 से 67, $68 के रेंज के अंदर में ट्रेड करना चाहिए नेक्स्ट 1 to 2 वीक्स के अंदर में। ठीक है, ठीक है। यहाँ पर अनुज जी की भी यही सलाह है कि एक सीमित दायरे में ही अगले 1-2 हफ्ते तक कारोबार होता हुआ दिखेगा। तरुण जी, आपकी क्या सलाह होगी? देखिए, इस वीकेंड ओपेक प्लस भी यहाँ पर प्रोडक्शन बढ़ाने पर विचार कर सकता है। किस तरह से आप सप्लाई देख रहे हैं और आने वाले 1-2 हफ्तों में क्या स्थिति दिख सकती है कच्चे तेल में? वेल देखिए, अल्टीमेटली मार्केट फंडामेंटल पर तो अभी रिएक्ट नहीं कर रहा है। फंडामेंटल अभी भी है ना काफी पॉजिटिव नहीं है ऑयल के, क्योंकि ऑयल मार्केट का जो सप्लाई है इस साल डिमांड के कंपैरिजन में तकरीबन 3.5 से 4 मिलियन बैरल पर डे ज्यादा रहेगा। लेकिन अभी सेंटीमेंट बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है। एंड ईरान यूएस का जो टग ऑफ वॉर चल रहा है, एग्जैक्टली अभी तो क्या है, वार्तालाप से ही चल रहा है। इससे सबसे ज्यादा जो सेफ हेवन बाइंग आएगी वो ऑयल के अंदर आएगी एज कंपेयर टू गोल्ड एंड सिल्वर। एंड एक चीज और मैं आपको बताना चाहूंगा, क्रूड इज नोन एज द मदर ऑफ ऑल द कमोडिटीज। अगर इसके प्राइस बढ़ते हैं तो फिर रेस्ट ऑफ द कमोडिटीज के प्राइस भी बढ़ते हैं। सो अल्टीमेटली अभी मेरा ऐसा मानना है कि जब तक ईरान और यूएस का जो वार्तालाप चल रहा है, जब तक ये एपिक सेंटर है, तो सबसे ज्यादा जो प्रॉमिसिंग कमोडिटी है वो WTI, माफ कीजिए, ऑयल रहेगा। WTI भी एंड ब्रेंट एंड दुबई और अदर वेराइटीज ऑफ ऑयल। एंड मेरा ऐसा मानना है $60 आसानी से नहीं काटेगा। इनफैक्ट डील भी हो जाती है तो प्रॉब्ली हो सकता है $2-2.5 का करेक्शन देखने को मिले। ट्रेंड शिफ्ट नहीं होगा वीकर साइड पर जब तक कि $60 के नीचे नहीं जाएगा। मुझे ऐसा लगता है कि $70 क्रॉस करने की कोशिश कर रहा है, प्रॉब्ली 75 से $80 देखने को मिले। इंडियन मार्केट में भी देखिए अच्छा खासा 5900 के आसपास सपोर्ट बना रहा है। जब तक 5600 के नीचे नहीं जाएगा, आई थिंक ये पोजिशनली बाय कमोडिटी रहेगी। एंड 6150 62 तो शॉर्ट टर्म में, एंड थोड़ा सा अगर ब्रॉडर आउटलुक ले तो मेरे को लगता है कि 6500 भी इसके अंदर देखे जा सकते हैं। ऑयल इज द कमोडिटी, शॉर्ट करने की ना सोचें जब तक कि ईरान का इश्यू मार्केट में हाईलाइटेड है। बिल्कुल तरुण जी, काफ़ी अच्छे से आपने समझाया। और मदर ऑफ ऑल कमोडिटीज़ इस कच्चा तेल, और अगर वहाँ पर कुछ ऊपर नीचे होता है तो आप तमाम कमोडिटीज़ में भी उसका इम्पैक्ट देखेंगे। लेवल्स भी आपको बताए हैं, लेवल्स का ध्यान ज़रूर से रखिएगा। उन लेवल्स के साथ आप कच्चे तेल में रणनीति बना सकते हैं। इसी के साथ आप तीनों मेहमानों का, धर्मेश जी, तरुण जी, अनुज जी, आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम कमोडिटीज़ पर अपनी राय रखने के लिए। शुक्रिया। चलिए, जाते जाते खबर आपको सोया ऑयल ऑर्डर की बता देते हैं। भारत ने दक्षिण अमेरिकी सोयाबीन तेल के बड़े ऑर्डर रद्द किए हैं। कीमतों में उछाल के चलते सोयाबीन तेल के ये ऑर्डर्स जो है वो रद्द किए गए। भारतीय इंपोर्ट ने करीब 65 से 75 हज़ार टन की खेप रद्द कर दी। आने वाले दिनों में यह मात्रा बढ़कर 1 लाख टन भी और उससे भी ज़्यादा हो सकती है। दुनिया का सबसे बड़े सोयाबीन तेल खरीदार है भारत। इंटरनेशनल कीमतों में उछाल ने व्यापारियों को मुनाफा यहां पर कमाने का मौका दिया। साथ ही अप्रैल से जुलाई तक के लिए बुक किए गए 65,000 से 5,000 टन सोयाबीन के ऑर्डर रद्द कर दिए गए हैं। इंपोर्टर्स ने अप्रैल से जुलाई के बीच आने वाली खेपों को रद्द कर दिया और ऊंचे दाम पर सौदे भी बेच दिए। कुछ महीनों पहले भारतीय कंपनियों ने सोयाबीन तेल के इंपोर्ट के लिए 1,080 से $1,100 प्रति टन के भाव पर कॉन्ट्रैक्ट किए थे, लेकिन हाल ही में इंटरनेशनल मार्केट में कीमतें बढ़कर अब लगभग देखिए 1140 से $1,147 प्रति टन तक पहुंच गई है। तो ये खबर थी सोया ऑयल इंपोर्ट को लेकर। चलिए, इसी के साथ मुनाफे की मंडी में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन आप कहीं मत जाइए। 18 आवर स्वदेश पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।